ई कॉमर्स है क्या, एक आम आदमी को ई कॉमर्स क्यों शुरू करनी चाहिए। ई कॉमर्स का मेन मतलब ये है आसान ज़ुबान में कि आप अपना सामान, अपनी सर्विस, अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दें। आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एफर्ट को पुट इन करनी है। आप जिस प्रोडक्ट को सेल करने लगे हैं उस प्रोडक्ट की रिसर्च होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ई कॉमर्स को शुरू करने के लिए कितना सरमाया चाहिए। ई कॉमर्स एक बहुत मज़ेदार बिज़नेस मॉडल है जहाँ पे आप बहुत कम सरमाए से या बगैर सरमाए के भी काम शुरू कर सकते हैं। अब उसमें क्या कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं जो बहुत टेक्निकल हैं, लेकिन इसका स्टैंडर्ड एक मैं प्रोसेस आसान आम फहम बता देता हूँ। जो भी बिज़नेस आप स्टार्ट करें ई कॉमर्स में ख़ास तौर पे, उसकी सोर्सिंग जो है ना, उसकी अवेलेबिलिटी उसको बहुत स्मूथ होना चाहिए। अगर 5 ब्रांड मार्केट में काम कर रहे हैं, उसमें से 4 एस्टैब्लिश हैं और 5वां मैं आज शुरू कर रहा हूँ, तो ये कैसे मुमकिन है कि एकदम से सही ऑर्डर मेरी तरफ आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के इस प्रोग्राम में मेरे मेहमान मोहम्मद अली कुरैशी साहब हैं, जो कि बिज़नेस सेल्स हेड हैं दराज एक्सप्रेस के। आज के इस प्रोग्राम में हम उनसे जानेंगे कि ई कॉमर्स जो शुरू करना चाह रहे हैं वो ई कॉमर्स को कैसे शुरू करें, और वो नाज़रीन जो जॉब्स कर रहे हैं और जॉब्स के साथ वो ई कॉमर्स को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो ई कॉमर्स को कैसे शुरू करें। ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेसेस में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उन मुश्किलात का हल क्या है। आपको ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स का 15 साल का एक्सपीरियंस है। जब ई कॉमर्स में आए तो ये चीज़ें जो हैं वो मेन चीज़ें हैं, लॉजिस्टिक्स जो है वो एक अहम चीज़ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ई कॉमर्स है क्या, एक आम आदमी को ई कॉमर्स क्यों शुरू करनी चाहिए और ई कॉमर्स को कैसे शुरू किया जाए। जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है जी। ई कॉमर्स एक ऐसा बिज़नेस का मॉडल स्टार्ट हो गया जिसने ज़्यादा जो पेनिट्रेशन स्टार्ट की वो कोविड के बाद स्टार्ट की। जब 2019 में कोविड का एक टाइम बड़ा मुश्किल वक्त आया पूरी दुनिया में, जहाँ पे लोगों ने सोचा कि अब हम क्या करें, हम कैसे काम करें। उससे पहले भी पूरी दुनिया में ई कॉमर्स का काम चल रहा था। ई कॉमर्स का मेन मतलब ये है आसान ज़ुबान में कि आप अपना सामान, अपनी सर्विस, अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दें। यानी कि आपको किसी फ़िज़िकल रिटेल शॉप की ज़रूरत नहीं है, किसी बहुत बड़े ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ के, अपनी छोटी सी दुकान पे बैठ के, या दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के, दुनिया के किसी भी कोने में अपनी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स ने जो, जैसे मैंने बताया कि रिवाइवल जब स्टार्ट हुआ तो 2019 के बाद ये स्टार्ट हुआ। उससे पहले काम चल रहा था लेकिन उसमें इतना ज़्यादा बूम नहीं था। 2019 के बाद जब लोग बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हुए, उनको बहुत सारी जॉब्स के मसले हुए, कंपनी श्रिंक होगी, उन्होंने अपना काम बंद करना शुरू कर दिया, तो लोगों ने सोचने में मजबूर हो गए कि अब हम क्या करें, हम कैसे स्टार्ट करें। तो बहुत सारे लोगों ने फिर घर बैठ के अपना काम जो है वो शुरू करना स्टार्ट किया। इसके भी फर्दर आगे 2 मॉडल्स होते हैं। एक मॉडल वो होता है जहाँ पे आप अपना कोई प्रोडक्ट लाइन बनाते हैं, अपना कोई ब्रांड बनाते हैं। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हैं, उस तरह की कुछ प्रोडक्ट को आप बनाएं। वो किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं, वो कपड़े हो सकते हैं, वो जूते हो सकते हैं, वो कॉस्मेटिक्स हो सकती है, या सर्विस हो सकती है, डिजिटल सर्विस होती है। ठीक है। आप वो प्रोडक्ट बनाएं और बनाने के बाद आप फिर उसको बेचें। दूसरा तरीका ये है कि अगर ऐसा बंदा जो बिल्कुल अभी बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन ये है कि वो इसको एज अ ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करें। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि आपकी अपनी प्रोडक्ट कोई भी नहीं होती। आप किसी भी एक मार्केट के एक वेंडर को, आप एक डीलर को, एक रीसेलर को, आप उससे कनेक्ट होते हैं और आप उसको कहते हैं तुम्हारी जो प्रोडक्ट तुम खुद ऑफलाइन बेच रहे हो या कि दुकान के थ्रू बेच रहे हो, मैं इन तमाम चीज़ों को तुम्हारे लिए ऑनलाइन करूँगा। प्रोडक्ट तुम्हारी होंगी, मार्केटिंग मैं करूँगा, बिजनेस मैं जनरेट करूँगा, और फिर तुम्हारे से लेकर मैं उस बंदे को पहुँचाऊँगा जिसने इसका ऑर्डर प्लेस किया होगा। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपको कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देनी, आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एफर्ट को पुट इन करनी है इन राइट डायरेक्शन जहाँ पे आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक जर्नी थी जहाँ से ई कॉमर्स ने एक रिवाइवल इनिशिएट किया और सारी चीज़ों को दोबारा से जो है आगे इसमें मूव फॉरवर्ड जो है चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो गई। तो यहाँ से इसकी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई और इसकी पूरा एक इकोसिस्टम है। जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो उसमें 4-5 मोटे जो सेगमेंट्स हैं जिसको हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ये है कि आप जिस प्रोडक्ट को सेल करने लगे हैं उस प्रोडक्ट की रिसर्च होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे बिजनेसेस लोग स्टार्ट कर तो देते हैं ई कॉमर्स के, लेकिन वो उसकी फेलियर की तरफ चले जाते हैं। वजह क्या होती है कि हमने प्रोडक्ट पे रिसर्च नहीं की होती। हर बिज़नेस की कोई ना कोई टेक्निकलिटी है। तो ई कॉमर्स की जब बात करते हैं तो आपके पास मार्केट रिसर्च का होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च का कतई मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कोई क्वालिफाइड होंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होंगे जब चीज़ कर सकेंगे। आपको कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स, यानी कि एक आम आदमी भी इस तरफ आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और वो उसके कुछ बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चीज़ आप बेचने लगे हैं, क्या वो मार्केट में उसकी जो डिमांड एंड सप्लाई है
उसमें कितना पोटेंशियल है। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब ये जो चीज़ मैं बेचने लगा हूँ उसकी ऑडियंस कितनी है, कितने लोग उसके ख़रीदने वाले हैं, और उसकी अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट की कहाँ से है, मैं कहाँ से प्रोडक्ट को सोर्स करूँगा, किस प्राइस पे सोर्स करूँगा। फिर इसके अलावा ये है कि जब मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ तो जो मेरे पास मार्केट में इसके कंपेटिटर अवेलेबल हैं, क्या वो प्रोडक्ट जिस प्राइस की बेच रहे हैं क्या उससे बेहतर प्राइस मेरे पास अवेलेबल है, क्या मैं प्राइस कंपटीशन में कहीं फॉल कर सकता हूँ। ये चीज़ें अगर पता होंगी, और उसके बाद ये है कि इसका फिनोमेना कैसे बना, इसकी मुझे मार्केटिंग कहाँ पे करनी है, किन प्लेटफॉर्म पे करनी है, और फिर जब मैंने इसको कस्टमर तक पहुंचाना है तो पहुंचाने के लिए मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शन एज अ लॉजिस्टिक पार्टनर अवेलेबल है। तो ये पूरा इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आपकी बिजनेस की जो सक्सेस की रेशो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। इन चीज़ों पे काम करना मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। अच्छा, जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं उन्हें एक डर लगा रहता है कि अगर जॉब्स चली गई, जॉब से निकाल दिया तो फिर क्या करूँगा। तो इसका एक ही तरीका है कि आपकी आमदनी का कोई मुतबादिल ज़रिया हो। तो अब वो अफराद जो जॉब्स कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, क्या वो जॉब्स के साथ ई कॉमर्स को स्टार्ट कर सकते हैं, और आप क्या मशवरा देंगे कि वो ई कॉमर्स को कैसे स्टार्ट करें? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने आपको अभी अर्ज़ किया कि 2019 के बाद दुनिया के जो डायनामिक्स है बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। ठीक है। अब आपका जो कैनवस है, आपके शौक जो है, आपका सोचने का जो तरीकाकार है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका हुआ है। अब आजकल के ज़माने में अगर कोई बंदा सिर्फ अपनी नौकरी पे स्टिक करके बैठा हुआ है और कोई और अपना कोई सेकंड जो है साइड हसल नहीं कर रहा है या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी पे काम नहीं कर रहा, तो मेरा ख्याल है ये उसकी अपनी थोड़ी सी नाहिली आप कह सकते हैं कमज़ोरी है। क्योंकि इस वक्त ज़माने में जिसने तरक्की हो चुकी है, ना तो आपके पास नॉलेज बेस की कमी है, क्योंकि मैं कहता हूँ सबसे बड़ा उस्ताद इस पर जो है दुनिया में वो यूट्यूब है। आप पर हर तरह का मटेरियल अवेलेबल है फ्रॉम स्टार्ट। आपको अगर आज कुछ नहीं पता कि मैंने ई कॉमर्स में क्या करना है, कैसे बेचना है, कैसे प्रोडक्ट्स ढूंढनी है, तो आप यूट्यूब पे हज़ारों लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। आप उर्दू में सीख सकते हैं, आप इंग्लिश में सीख सकते हैं। आपको जॉब के साथ एक अपना प्राइवेट प्रोजेक्ट स्टार्ट करना ई कॉमर्स में आपको मुश्किल काम नहीं है। आप इसको बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं, आप इसको रन कर सकते हैं, और ये वक्त की ज़रूरत भी बन चुका होगा। क्योंकि आप जब नौकरी कर रहे होते हैं, वो कहते हैं ना कि जो बंदा नौकरी करता है वो सिर्फ अपने घर को पालता है, लेकिन जो बंदा कारोबार करता है वो बहुत से लोगों के लिए वसीले पैदा करता है। तो वसीला जब बंदा पैदा करता है तो अल्लाह ताला वैसे ही उसमें बरकत का सिलसिला बना देते हैं। तो आपको ई कॉमर्स करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा माइल एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप पैरेलल चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। सिर्फ शुरू में आपकी थोड़ी सी रिसर्च है, थोड़ी सी एफर्ट है, जहाँ पे आपने चीज़ को डिज़ाइन करना है कि आपने क्या चीज़ को कहाँ बेचनी। जब वो बना लेते हैं तो आप नौकरी के साथ बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और बहुत से लोगों को मैं तो बहुत ज़्यादा इंकरेज करता हूँ कि आपको अपनी जॉब के साथ साथ कोई ना कोई सेकंड थर्ड ईयर की ऑप्शन बनानी चाहिए। क्योंकि वरना कोविड वाले हालात खुदा ना खासा अगर दोबारा कभी आता है, तो अगर हम इन चीज़ों को आज अपने साथ एंगेज नहीं करेंगे तो हमारे लिए भी ज़िंदा रहना या सर्वाइवल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। यानी 8 to 5 जो जॉब करते हैं उसके साथ वो ई कॉमर्स भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, जब भी किसी को कारोबार करने का कहा जाए तो वो पहला यही कहता है कि मेरे पास तो सरमाया नहीं है, सरमाया होगा तो कारोबार करूँगा। तो अब जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स को शुरू करने के लिए कितना सरमाया चाहिए? अच्छा, ई कॉमर्स को शुरू करने के लिए, और जो इसमें ये वाला अगर जो सिलसिला है कि हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, तो उसमें पैसों का मामला बिल्कुल भी नहीं है। मैं बड़ा कैटेगोरिकली लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि ई कॉमर्स एक बहुत मज़ेदार एक बिज़नेस मॉडल है, जहाँ पे आप बहुत कम सरमाए से या बगैर सरमाए के भी काम शुरू कर सकते हैं। अब उसमें क्या कर सकते हैं, आपके दो तरह की चीज़ें। देखिए, एक वो चीज़ है जो आपको टेंजिबल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप कपड़े बेच रहे हैं, आप जूते बेच रहे हैं, आप कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं, ये टेंजिबल प्रोडक्ट है। आपने या तो मैन्युफैक्चरिंग करवानी है या किसी से लेकर आप एज अ ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम करके। इसका एक सेकंड फिनोमेना है सर्विस का। जैसे एक बंदा बहुत अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है, एक बंदा बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटर है, एक बंदा बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हंटिंग की सपोर्ट दे सकता है। तो ये चीज़ें, तो इस पर तो आपको कोई कॉस्ट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ नॉलेज बेस की रिक्वायरमेंट है। आप एक ऐसी जगह पे जॉब करें जहाँ पे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपके पास एक नॉलेज बेस अवेलेबल है, आप बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है ऑनलाइन जहाँ पे अपने अकाउंट्स बनाते हैं, वहाँ पे सर्विसेज ऑफर करते हैं और सर्विसेज पे चार्ज चीज़ लेते हैं। उसमें आपको प्रोडक्ट कॉस्टिंग भी नहीं चाहिए, तो वो वाला फैक्टर भी अवेलेबल है। बाकी जहाँ तक बात करते हैं, आपने अगर वो टेंजिबल प्रोडक्ट में काम करना है, उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ज़रूरी नहीं कि हम प्राइवेट लेवल पे या कोई ऐसे ही प्रोजेक्ट पे काम करें जहाँ पे प्रोजेक्ट को सोर्स करना हो या अपने पास इन्वेंट्री डेवलप करनी हो, हम उसको ड्रॉप शिपिंग में स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको शायद वेबसाइट भी नहीं बनानी पड़ती, उसकी कॉस्ट भी, जैसे दराज है, ऐसा कि बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं, अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करवाएं, वहाँ पे लगाएं, आप सिर्फ मार्केटिंग करें। ऑर्डर आए तो आपके पास एक सप्लायर अवेलेबल होना चाहिए जहाँ से प्रोडक्ट उठा के और एंड कस्टमर को भिजवा दें। हाँ, उसमें प्रॉफिट मार्जिन निस्बतन कम होते हैं और आपका जो ब्रांड इमेज का कॉन्सेप्ट है वो आपको भी शुरू में शायद नहीं
मिलेगा, लेकिन आप इस पूरे जर्नी को एक्सपीरियंस कर सकें। जब आप एक्सपीरियंस कर लें, आप उसके वेयर अबाउट समझ आ जाए, आपको लगे कि ये एक अच्छा काम आपके लिए बन सकता है और प्रॉफिट जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी है, तो फिर आप अपने ब्रांड के तौर पर किसी को साइन कर सकते हैं। अच्छा, ई कॉमर्स के बिज़नेस को जब हम देखते हैं तो उसमें पहली चीज़ जो है वो प्रोडक्ट का इंतखाब है। तो प्रोडक्ट का इंतखाब कैसे करें, फिर उसके बाद उसका जो दूसरा है उसकी मार्केटिंग कैसे करें, और तीसरा जो सबसे अहम मसला है और जो इस बिज़नेस की जो बैकबोन है वो है लॉजिस्टिक्स। तो अब ये सारी रिसर्च कैसे करें, प्रोडक्ट का इंतखाब कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें, तो इस हवाले से आप अपने तजर्बे के मुताबिक, क्योंकि आपको 15 साल से ज़ायद हो गया है इस फील्ड में, तो आप क्या मशवरा देंगे, किस तरह गाइड करेंगे? जी, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग से। आपने किस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करना है। उसके लिए बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं जो बहुत टेक्निकल हैं, लेकिन इसका स्टैंडर्ड एक मैं प्रोसेस आसान आम फहम बता देता हूँ। जो बंदा बिल्कुल स्टार्टिंग है, जिसको अभी कुछ नहीं पता कि उसने कहाँ जाके क्या शुरू करना है और कैसे सेल आउट करना है, उसका एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी ये है कि बहुत सारे मार्केट प्लेसेस, जैसे मैंने अभी आपको एक नाम मेंशन किया दराज का, आप दराज पे जाएँ, कोई भी एक प्रोडक्ट जो आपको लगता है, और कोशिश ये करनी चाहिए, मेरा हमेशा से, मैं जितने भी लोगों से एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ जो यंग ग्रेजुएट्स होते हैं, मैं कहता हूँ जो भी काम करें वो ऐसा करें जिसमें आपका दिल आपको एनर्जी दे, आपके अंदर एक पावर डेवलप करे कि आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में हो। हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं होती। अगर एक प्रोडक्ट में, एक बिजनेस में आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, तो उसके सक्सेसफुल रेशो के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये देखें कि आप किस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, किस प्रोडक्ट के बारे में आपका नॉलेज बेसिक लेवल का वो अवेलेबल है। उस प्रोडक्ट को फिर आप उसकी थोड़ी रिसर्च करें। रिसर्च के मैकेनिज्म ऑनलाइन अवेलेबल है, आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, आप बहुत सारे मार्केट प्लेसेस में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर जाके आप प्रोडक्ट का नाम लिखें तो आपको बहुत सारे वहाँ पे सेलर्स मिल जाएंगे जो चीज़ें पेड से होंगे। वहाँ से आपको क्या पता लगेगा, दो चीज़ों का पता लगेगा। एक, आप ये पता लगाएंगे कि इसके कितने ज़्यादा सेलर्स अवेलेबल हैं। अगर बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल हैं, इसका मतलब है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मार्केट में इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। जिसके ज़्यादा सेलर होंगे उसकी डिमांड भी ज़्यादा है, उसके जो है कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। जिसके सेलर्स कम होंगे, इसका मतलब उसकी डिमांड भी कम है, और हो सकता है कि उसकी मार्केट जो है वो भी थोड़ी सी सैचुरेटेड हो, लिमिटेड कंसर्न में हो, आपको उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट ना मिले। तो ये आपका इनिशियल स्टेप है। वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लें, फिर आप उसमें से कोई एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लें कि ये प्रोडक्ट जो है, इसका मैंने रिसर्च कर ली है, इसकी जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है ये भी मुझे समझ आ रही है, और मुझे इसकी कुछ थोड़ी टेक्निकलिटीज़ का आइडिया भी है। मैं इसको बेहतर तरीके से फर्दर मार्केट में जाके इसकी रिसर्च और बेहतर कर सकता हूँ। वो आइडेंटिफाई कर लें। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसके सोर्सेज ढूंढें। सोर्सेज के लिए भी आपको गूगल बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ जाके आप कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। आप उनसे कम्युनिकेशन करें। अगर तो आपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे जाना है तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इंटरनेशनल करना है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जिसमें अली एक्सप्रेस है, अली बाबा है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ पे आप प्रोडक्ट की जो है वो उसके सोर्स आइडेंटिफाई करते हैं, उनसे आप नेगोशिएट करते हैं। नेगोशिएट करने के बाद आप प्राइस का एक मार्जिन निकालते हैं। आइडियल प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल जब आप रन करते हैं तो उसमें कम से कम आपके तमाम एक्सपेंस निकलने के बाद प्रोडक्ट में कम से कम 20% का आपके पास मार्जिन होना चाहिए। इसमें आप 20% का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस, उसकी डिलीवरी कॉस्ट और उसकी मार्केटिंग सब मिलाने के बाद आपको कम से कम 20% का जो है वो मार्जिन निकलना चाहिए। अब ये मार्जिन में आपको बहुत सारी हिडन कॉस्ट भी पड़ेंगी। फ्यूचर में क्या पड़ेंगी? जिसमें आपको कभी हो सकता है कि आपको स्टॉक इकट्ठा बाउंड करना पड़े किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए, किसी फेस्टिवल के लिए आपको सेल करने के लिए करना पड़ेगा। फिर प्लस ये कि आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो वेरिएबल होती है। वो जितना जितना बिजनेस बढ़ता जाएगा आपको स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको स्पेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वहाँ पर आप उसको अकोमोडेट करें। 20% से नीचे वाला कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, इट्स ऑन हाई रिस्क। आपको कभी भी इस तरह के बिजनेस मॉडल को स्टार्ट नहीं करना। तो ये तो हो गया पहला स्टेप जहाँ पे आप सोर्सिंग पूरी डेवलप करते हैं। फिर आता है कि आपने इसको बेचना कहाँ पे। तो बेचने का जैसे मैं बताया कि बेस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि अगर तो आप आज ये सोचें और आपके पास थोड़ी किसी हद तक फाइनेंशियल एक स्पेस अवेलेबल है तो आप हमेशा प्राइवेट लेवल पे जाएं। अच्छा, कितनी कोई फाइनेंशियल स्पेस? अब आप, ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट पे जाके काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि कपड़े की जो मार्केट है, अगर हम उन भी, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बिजनेस ई कॉमर्स में हो रहा है वो क्लोथिंग में होता है। क्लोथिंग में भी स्पेसिफिकली फीमेल क्लोथिंग में ज़्यादा एक मुद्दा चल रहा है। तो अगर आप उसमें जाते हो तो उसमें बहुत रैपिड आपको कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती है। होता है खवातीन एक कपड़े एक बार पहनने के बाद दोबारा पहनना पसंद नहीं करती, वो कहती है दोबारा नया डिज़ाइन चाहिए, नया ब्रांड चाहिए। वो ब्रांड कॉन्शियस भी होती है क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है। और फिर मैचिंग भी चाहिए। मैचिंग भी चाहिए, बिल्कुल। और वो पूरी की पूरी ट्रेल होती है, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, हर चीज़ चाहिए। तो अब इन तीन चीज़ों में अगर हम फॉर एग्जांपल इसी कैटेगरी को कंसिडर कर लें तो इसमें कपड़ों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपको बहुत ज़्यादा वेरिएबल चाहिए और आपको कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अगर हम जूतों में जाते हैं उसमें निस्बतन कम है और ज्वेलरी में सबसे कम है।
ज्वेलरी एक ऐसी आइटम है जिसमें आपको इन दोनों में से निस्बतन कम कॉस्टिंग में से आप उसमें कर सकते हैं। सोर्सिंग के लिए हमारे यहाँ पे लाहौर में शारला मार्केट एक बहुत बड़ा एक समुंदर है जहाँ पे हर तरह की लोकल इंपोर्टेड हर तरह की ज्वेलरी वहाँ पे अवेलेबल है। आपको सिर्फ रिसर्च करने की एफर्ट करने की जरूरत है। देखिए दुनिया में कोई काम भी आप बगैर हसल के नहीं कर सकते, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी पेन लेनी पड़ेगी, आपको जाके वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा, वहाँ से आप प्रोडक्ट लाएं। और अगर मैं एवरेज बताऊँ तो मैंने जितनी मेरी रिसर्च रही है, आप एक 50,000 रुपीज़ में एक अच्छा रीजनेबल स्टार्टिंग बिजनेस पॉइंट बना सकते हैं। अच्छा। इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पे आप थोड़ी अमाउंट में बिजनेस को रन थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि मज़े की बात यह है कि जब आप ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी इन्वेंट्री नहीं चाहिए। आप अगर वहाँ पे जैसे हम किसी रिटेल शॉप पे जाते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं किसी बड़े ब्रांड में कि वहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री ऑन फिजिकल ग्राउंड चाहिए। यहाँ पे तो आपने ऑनलाइन एक शॉप बना दी है ना, वहाँ पे हर चीज़ आपको नज़र आ रही है। अब बैकएंड पे उसकी क्वांटिटी कितनी है ये आपको पता है, कस्टमर को सिर्फ वो चीज़ चाहिए। आप अगर थोड़ी क्वांटिटीज से शुरू करते हैं, आपके ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं, आप मार्केट से दोबारा सोर्स करके उसको कनेक्ट करके चला सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करें ई कॉमर्स में खासतौर पे, उसकी सोर्सिंग जो है ना, उसकी अवेलेबिलिटी उसको बहुत स्मूथ होना चाहिए। एक ज़माने में लोग काम करते थे कि बाहर से चाइना से सामान इम्पोर्ट करते थे और उसको सेल आउट करते थे। उसमें प्रॉफिट मार्जिन तो निस्बतन ज़्यादा थे, लेकिन नुकसान ये था कि जब आप इस पर काम करते हैं, आपके म्यान में अगर कहीं ट्रांसपोर्टेशन का मसला आ गया, कोई फ्लाइट्स का मसला आ गया, कोई और इशू आ गया, तो फिर वो जो गैप आएगा उस टाइम स्पैन में कस्टमर जो है वो कभी भी वेट नहीं करता। ई कॉमर्स का कस्टमर आज ये चाहता है कि मैं अभी ऑर्डर करूँ, तो वो हाइपर लोकल मॉडल में चलेंगे कि अभी मैं ऑर्डर करूँ, अगले आधे घंटे में मेरा एक बेल हो और वो कस्टमर मेरे डोरस्टेप पे मुझे प्रोडक्ट दे दे। तो इतनी फास्ट पेस मूवमेंट में अगर आप इस तरह की कोई ऑन रिस्क किसी सोर्सिंग पे जाएंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि लोकल सोर्सिंग हो, रिलायबल सोर्सिंग हो, जिसके पास आपके ऑर्डर्स को फुलफिल करने की कैपेबिलिटीज हो। वहाँ से आप स्टार्ट करें, वहाँ से प्रोडक्ट्स लें और इनिशियली आप दराज या ऐसा किसी भी मार्केट प्लेस पे अपनी शॉप बनाएं, वहाँ पर स्टॉक को रखें, सेल करना शुरू करें, वहाँ से अपना प्रॉफिट जनरेट करें। जब प्रॉफिट जनरेट हो तो फिर आप इसको शिफ्ट करें अपनी वेबसाइट पर। वेबसाइट बनाए, क्योंकि वेबसाइट अल्टीमेटली एक आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप करती है। क्योंकि जब आप मार्केट प्लेस पे काम करते हैं या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करते हैं तो कस्टमर को हमेशा ये एक रिस्क फैक्टर फील होता है कि पता नहीं ओरिजिनल प्रोडक्ट आएगी नहीं आएगी। तो जब वेबसाइट पे आता है तो वो एक कॉन्फिडेंस का फर्स्ट स्टेप आप माइलस्टोन कवर कर लेते हैं। फिर सेकंड आता है कि आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं वो आपने कहाँ करनी है। आपके सोशल मीडिया में आपने जो मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग की जो लोग आमतौर पे मेजॉरिटी केसेस में कहते हैं आज प्रोडक्ट ली तो कल से बिकना शुरू हो जाएगी। हालांकि जो मार्केटिंग की एक्चुअल स्ट्रेटजी है वो ये कहती है कि सबसे पहले आप लोगों को एंगेज करें, लोगों के साथ अपना एक रिलेशनशिप डेवलप करें। अब वो कैसे होगा? प्रोडक्ट की अवेयरनेस डेवलप करें, क्योंकि जब अवेयरनेस डेवलप होगी तो आपकी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल आउट होगी। लेकिन जब आप पहला स्टेप भी सेल पे जाएंगे तो कस्टमर हमेशा कॉन्शियस होता है। अगर 5 ब्रांड मार्केट में काम कर रहे हैं, उसमें से 4 स्टैब्लिश हैं और 5वां मैं आज शुरू कर रहा हूँ, तो ये कैसे मुमकिन है कि एकदम से सही ऑर्डर मेरी तरफ आ जाए? तो मुझे पहले उन 4 की एनालिसिस करने के बाद, उनको थोड़ा स्टडी करने के बाद अपनी एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाना है। मुझे एक अवेयरनेस बनानी है कि ये आप जो 4 ब्रांड से चीज़ें ले रहे हैं, मेरे ब्रांड में क्या स्पेशलिटी है, मेरी प्रोडक्ट में क्या। फॉर एग्जांपल मैं बहुत रफ एग्जांपल हूँ, आप अगर ये ऑफर कस्टमर करते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट आएगी, आप उसको चेक करें, अगर पसंद आए तो आप पे करके सामान रख लीजिए, नहीं पसंद आए तो वापस कर दें। अब ये इतनी स्ट्रॉन्ग यूएसपी है जिससे कस्टमर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस फील करता है कि यार ये मैं प्रोडक्ट मंगवा के देखूँगा, वो मेरा रिस्क तो नहीं है, मेरा स्टेक तो नहीं है, मैं उसी पर डिसाइड करता हूँ। तो ये आपका एक इनिशियल रिलेशनशिप डेवलप करेगा। ठीक हो गया। तो इस तरह आप चीज़ों करें। फिर आते हैं लास्ट पॉइंट, लॉजिस्टिक, जिसका आपने जिक्र किया। लॉजिस्टिक की चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी पूरी एफर्ट। जहाँ पे आपने प्रोडक्ट भी बना ली, आपने उसकी मार्केटिंग भी कर ली, ऑर्डर भी आ गया, अब उसको पहुँचाना कैसे? उसको पहुँचाने के लिए आपको जब भी कोई कंपनी जाए तो आपको चेक करना है कि उसका नेटवर्क कवरेज एरिया कितना है, कितने एरिया में कवर करता है, कितना वो कॉस्ट इफेक्टिव है और उनकी टेक्नोलॉजी कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि आजकल के ज़माने में हर बंदा कहता है कि मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है कि उनके सिस्टम इतने स्ट्रांग, इतने फुल प्रूफ होने चाहिए कि जो कस्टमर ऑर्डर कर रहा है उसके साथ भी कम्युनिकेशन चैनल बहुत एक्टिव होना चाहिए और जो बेच रहा है उसकी भी इंफॉर्मेशन बड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, ताकि दोनों पार्टीज बहुत ज़्यादा इंगेज रहें और ऑर्डर की पूरी जर्नी को कहीं ना कहीं स्टडी करें। ठीक हो गया। यानी कि कस्टमर चाहता है कि जो प्रोडक्ट उसने ऑर्डर की है वो उसको ट्रैक भी करता रहे। अच्छा, जब ऑफ कैमरा आपके साथ डिस्कशन हो रही थी, बातचीत हो रही थी, तो आपने बताया कि जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं और ई कॉमर्स के जो बिजनेसेस हैं, इनको जिन मसाइल और चैलेंजेस का सामना है उनमें जो सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स में आता है। उसमें एक तो होती है कि कस्टमर को जो प्रोडक्ट है वो फौरी तौर पे जितना जल्दी हो सके वो पहुंच जाए। इसमें एक चैलेंज ये आता है कि वो प्रोडक्ट्स जो है उसकी वापसी हो जाती है, प्रोडक्ट वापस हो जाती है। और पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो इस पे मुतमईन है कि हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। तो जब कैश ऑन डिलीवरी होती है तो वो जो कोरियर्स वाले हैं वो वहाँ जो कैश है वो
2-2 माह 3-3 माह फंसा रहता है। तो अब इन चैलेंजेस में, क्योंकि आप दराज के जो हैं बिज़नेस हेड सेल्स हैं, तो अब इन मसाइल का हल क्या है हमारे नाज़रीन को बताइए, क्योंकि जो ई कॉमर्स जो बिज़नेस हैं उनके लिए ये चीज़ एक दर्द सर है। तो आप अपने तजर्बे की रोशनी में कुछ उनको हल बताएं ताकि वो अपने बिज़नेस को मज़ीद बढ़ा सकें। जी बिल्कुल, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि बैकबोन है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री इस पूरे बिज़नेस को रन करने के लिए। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि इसमें 3 स्टेक होल्डर हैं। एक स्टेक होल्डर वो है जो ब्रांड है या जो बेचने वाला है, एक स्टेक होल्डर वो है जो लॉजिस्टिक कंपनी है, और तीसरा स्टेक होल्डर वो है जो बायर है। अब पाकिस्तान में चूँकि अभी आज के दिन में भी सबसे बड़ी जो मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो कैश ऑन डिलीवरी पे हो रही है। अब कैश ऑन डिलीवरी में सबसे कम जो लीस्ट जिसका स्टेक है वो हमारा एंड कस्टमर है, जिसने वो प्रोडक्ट को परचेज़ किया, क्योंकि उस पर ऑप्शन अवेलेबल है उसके डोर स्टेप पे। अगर राइडर पहुंचता है तो वो बड़ी आसानी से कहता है मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आप वापस ले जाएं। तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एज अ लॉजिस्टिक एक्सपर्ट जो उसको मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांड, जो मैंने मुख्तलिफ ब्रांड से भी डिस्कस किया कि हमारे पास जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आती है उसको ट्रांसपेरेंट होना बड़ा ज़रूरी है। आज भी जब हम एड्रेस को अपने सिस्टम में पुश करवाते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो हम उसको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ नहीं करते। मतलब मैं अब अगर बात करूँ तो बड़े शहरों से थोड़ा हट के अगर आप किसी गांव में चले जाएं, किसी चक में चले जाएं, तो आज भी एड्रेस में क्या लिखा होता है कि फ़लाँ मस्जिद के पास पहुंच के मुझे फ़ोन कर लेना। अब फ़लाँ मस्जिद के पास पहुंच के वो बंदा फ़ोन करता है तो अक्सर फ़ोन कनेक्ट नहीं होता। अब राइडर जो आज हमारी किसी भी कोरियर कंपनी में एवरेज आउट रोज़ की जो डिलीवरीज करता है वो कम से कम 40 से 50 पार्सल उसने पर डे डिलीवर करने होते हैं। अब 50 पार्सल में एक पार्सल उसको एक रीज़नेबल टाइम लगता है, जिसमें वो वहाँ जाके उनको पैकेट देता है, उनसे कैश कलेक्ट करता है, उनसे साइन लेता है, और इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अब अगर उसकी कॉल कनेक्ट नहीं होती तो वो ऑटोमेटिकली उसको फिर रिफ्यूज़ कंसिडर करता है और नेक्स्ट एड्रेस पे चला जाता है। तो हमें एड्रेसेस पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन पास हो ना वो बहुत ट्रांसपेरेंट हो। जैसे अगर मैं दराज की बात करूँ, दराज एक्सप्रेस की, तो वहाँ पे जो एड्रेस का जो हमने अब सिस्टम बनाया वो थोड़ा सा हमने एक डिटेल में बनाया हुआ है कि L1, L2, L3, 4 तक, ताकि एड्रेस की जो अवेलेबिलिटी फॉर द राइडर है जो आज डोर स्टेप पे जाने की कोशिश कर रहा है उसको वहाँ पहुँचने में निस्बतन आसानी है। तो ये काम तो हो गया ब्रांड की हाल में। फिर ये होता है कि जब बड़े ब्रांड्स काम करते हैं उनका जब ऑर्डर लैंड करते हैं, उनकी नॉर्मली सेल्स जब होती हैं तो सेल के दिनों में उनके पास लोड बहुत ज़्यादा होता है। अब उन दिनों में लोड्स की वजह से वो ऑर्डर ऑन टाइम प्रोसेस नहीं कर पाते, वो कुछ ना 4-5 दिनों का आगे पीछे गैप आ जाता है। मैंने बताया कि आज कस्टमर जो है वो बहुत जल्दी में है, वो कहता है जी मैंने अभी ऑर्डर किया, मुझे कल हर सो में ऑर्डर चाहिए, और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। बड़े शहरों में आपको प्रोडक्ट की एक्सेस इजीली अवेलेबल है, आप वो मार्केट से भी जाकर ले सकते हैं, आप किसी मार्केट प्लेस से भी ले सकते हैं, आप ब्रांड से भी ले सकते हैं। तो जहाँ से पहले ऑर्डर पहुँच जाएगा वो उसको रिसीव कर लेगा और वहाँ मसला है। तो वहाँ पर ऑर्डर प्रोसेसिंग इट शुड बी वेरी प्रोएक्टिव, वो ब्रांड के एंड पे आ गया। अब आते हैं लॉजिस्टिक की साइड। लॉजिस्टिक की साइड पे ये है कि जो डिलीवरी की जो कमिटमेंट है, क्योंकि लॉजिस्टिक एंड पे अक्सर ये होता है कि उनको चूँकि बिजनेस इंटरेस्ट होता है, जब बहुत सारी कैंपेन चलती है, जैसे ईद का को टाइम आ गया या कोई 11/11, 12/12 की कैंपेन आ गई, तो उनका भी इंटरेस्ट होता है कि हमारे पास बहुत सारा बिजनेस आ जाएगा। अब हर कंपनी की एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन के अंदर रह के काम करने की ज़रूरत होती है। उस टाइम स्पैन में हमें करने के लिए ज़रूरी है कि हर कंपनी अपनी जो स्पेस है, जितना उनके पास पोटेंशियल है, जितना उनके पास टाइम अवेलेबल है, जितनी नेटवर्क में उनकी बैंडविड्थ है, उसके मुताबिक काम को उठाएं, ताकि वो डिले वहाँ से इस्टेब्लिश ना हो। वो बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी बात यह है कि जब वो ऑर्डर डिलीवरी कमिटमेंट करते हैं तो उस कमिटमेंट का टैग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम में, टर्न अराउंड टाइम में वो डिलीवरी करते हैं। तो ये सारा बर्डन आता है लॉजिस्टिक साइड पे, जहाँ पर उनको जितना फास्ट पेस करेंगे, जितना फ्रीक्वेंट प्रॉम्प्ट करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन बहुत सारे केसेस में चूँकि जैसे मैंने बताया कि हमारा सबसे जो लीस्ट स्टेक होल्डर है वो हमारा एंड कस्टमर है। अब जब उसके डोर स्टेप पे पहुँच भी गए तो उसके पास बहुत लेम एक्सक्यूज होते हैं, वो घर पे अवेलेबल नहीं है, उसके पास कैश अवेलेबल नहीं है, उसको ऑर्डर नहीं चाहिए। अब इन तीनों केसेस में क्या होता है कि वो ऑर्डर अल्टीमेटली वो कैंसिलेशन जाता है। अब इसमें जो ब्रांड है उसका लॉस 3-4 तरह से, उसने मार्केटिंग भी की वो भी इसका लॉस हुआ, उसने जो डिलीवरी चार्जेस पे किए वो भी इसका लॉस हुआ, और फिर अपॉर्चुनिटी लॉस हुई कि एक टाइम पूरा घूमने के बाद पैकेट वापस आ गया। तो एंड कस्टमर को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए, और इसका बेस्ट सोल्यूशन जो हम इंशाल्लाह देखेंगे, जिस स्पीड से पाकिस्तान में ई कॉमर्स रिवाइव हो रही है, कि इसका अल्टीमेट सोल्यूशन ये है कि हमें प्री पेमेंट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि प्री पेमेंट में हर स्टेक होल्डर कहीं ना कहीं बाउंड होगा। लॉजिस्टिक वाला भी बाउंड होगा कि मैंने अपनी पेमेंट जो है बाद में ब्रांड से लेनी है, तो मैं भी टाइम पे उसको एग्जीक्यूट करूँगा। जो एंड कस्टमर है वो भी कंसर्न होगा कि यार मैंने इसके पैसे पे किया हूँ, मुझे चीज़ जल्दी चाहिए ताकि मुझे पहुँच जाए, और ना होने की वजह नहीं बनेगी, अदर देन की प्रोडक्ट का मसला को फॉल्ट आता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ब्रांड्स को अपनी जो ब्रांड विजिबिलिटी है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उस पर बहुत ज़्यादा काम करें। अच्छा, हम कितने अरसे में यहाँ तक पहुँच जाएंगे जो भी आप बता रहे हैं?
जी, जिस स्पीड से हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, आई एम वेरी सुपर कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह ताला अगले 5 से 7 सालों में हम पाकिस्तान में बहुत बड़ा बूम देख रहे हैं। क्योंकि आप अच्छा। इसकी बहुत बड़ी, मैं आपको अगर विटनेस करूँ, आपको एग्जांपल दूँ, तो इस वक्त ग्लोबल इंटरेस्ट पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा है। आपने देखा बहुत सारी कंपनी सीड फंडिंग कर रही हैं, बहुत सारे ग्लोबल प्लेयर्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली शार्क टैंक पाकिस्तान का एक एपिसोड गुजरा, तो इस पर पाकिस्तान में लोगों का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट की 2-3 वजूहत हैं। ठीक है। एक वजह तो ये है कि यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है। हम चूँकि पाक रुपीज़ में काम कर रहे हैं और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो डॉलर में इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसे ही उसकी इन्वेस्टमेंट का जो ROI है, जो बिजनेस पेनिट्रेशन है, वो बहुत बेहतर है। आज भी पाकिस्तान का 3 to 4% ई कॉमर्स बिजनेस के साथ अलाइंड है ओवरऑल 23 करोड़ की आबादी में। तो एक बहुत बड़ा एक गैप अवेलेबल है जिसको फिल इन करने के लिए लॉजिस्टिक में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ब्रांड्स के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और कस्टमर के बाद भी जो कैनवस है बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे जा रहा है। तो इसलिए बहुत रैपिड आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें बहुत स्पीडी मूव करेंगी और बड़ी जल्दी टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, आप फाउंडर हैं H&B कंसल्टेंसी के, तो मैं किन लोगों को आपसे रब्ता करना चाहिए, और आप इस H&B जो कंसल्टेंसी है इसके लिए सर्विसेज जो हैं वो क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं? जी, H&B कंसल्टेंसी जो है ये इसके 2-3 वर्टिकल हैं जहाँ पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। एक तो हम रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग सर्विसेज देते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन। ख़ास तौर पे हमारा जो मेन टारगेट है वो बहुत बड़ी कंपनीज नहीं है, स्मॉल स्केल और मिडिल टियर कंपनी जिनके पास अपनी को बहुत सारी एक मैन पावर नहीं होती, प्रॉपर HR के डिपार्टमेंट नहीं होते, वो हमें अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस रिक्वायरमेंट के लिए आउटसोर्स करते हैं, जिसमें हम उनके लिए हायरिंग करते हैं, उनकी हंटिंग करते हैं और उनके स्टाफ को हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा एक वर्टिकल है। और इसके साथ साथ सेकंड पैरेलल जो हमारा एवेन्यू है वो हमारा है BPO सर्विस, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस ग्लोबली अवेलेबल होता है, लोकली भी है और ग्लोबल भी है, जो कि इस तरह की सर्विसेज पे अलाइंड होते हैं। चूँकि मेरा सारा एक्सपीरियंस मेजॉरिटी जो है वो ई-कॉमर्स से मुतल्लिक रहा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहा, तो हम उसमें ये करते हैं कि कोई भी ऐसे लोग जो इस तरह की सर्विसेज में, इस तरह की प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, वो हमें कॉन्टैक्ट करते हैं। हम उनको पूरा एंड टू एंड इकोसिस्टम बनाने में हेल्प करते हैं, जिसमें आपने प्रोडक्ट कहाँ से लेनी है, आपने प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करना है, आपने उसको कहाँ किन किन प्लेटफॉर्म पे सेल आउट करना है, आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, और फिर इसके सप्लाई चेन का जो पूरा फिनोमेना है उसको कैसे अपने हैंड करना है। तो ये सही चीज़ें जो है ना हम H&B यानी कि जो ई-कॉमर्स शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए भी आपने, और आप जो उनको सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, उनको गाइड करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल हो गया। मोहम्मद अली कुरैशी साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वो नाजरीन जो ये जानना चाह रहे थे कि वो ई-कॉमर्स को कैसे शुरू करें और ई-कॉमर्स के जो चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, वो इन मुश्किलात से कैसे निपट सकते हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।